का हमारे YouTube चैनल पे बात करेंगे इंडियन ऑयल शेयर के बारे में। काफ़ी सारी नई अपडेट्स आती नज़र आ रही हैं और वीडियो के एंड पर बात करेंगे कुछ डिविडेंड स्प्लिट और काफ़ी सारी कंपनियों ने नए बोनस की घोषणा भी करी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला सारा अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही। तो इंडियन ऑयल में पिछले 5 दिन में करीब 6.5% का रिटर्न मिलता नजर आया है, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक यहां पर 9 रुपए के करीब बढ़ता 9 पॉइंट नजर आया है। और यहां पर मजे की बात यह है कि क्रूड और ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी 70 से नीचे आते नजर आ रहे हैं, जो कि फिर से वही भाव आ चुके हैं जो पहले ऑलमोस्ट करीब चल रहे थे, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि ईरान और इजराइल का जो यहाँ पर सीज फायर होता नजर आया, उसके बाद कुछ यहाँ पर क्रूड ब्रेंट में जो एक तेजी बनी थी वो कम होती नजर आई, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी बात। और फिर महारत्ना पीएसयू स्टॉक ने 3 रुपए का जो डिविडेंड है वो भी कंपनी का आता नजर आएगा। रिकॉर्ड डेट भी तय होती नजर आई है। क्या है समझने वाला कि जो 30 अप्रैल 2025 के संचार में यहाँ पर जब कंपनी के रिजल्ट्स आए थे तो डिविडेंड की कंपनी ने यहाँ पर सिफारिश की थी। तो यहाँ पर 26 जून 2025 को आयोजित बैठक में कंपनी ने 3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर डिविडेंड, जो शेयरधारक की रिकॉर्ड डेट है यहाँ पर डिविडेंड की पात्रता की, तो वो है 8 अगस्त 2025, यानी कि फ्राइडे के दिन रहेगी 8 अगस्त को। अगर 8 अगस्त को ये स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में रहेगा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल बन जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर जो है अमाउंट यहाँ पर आता नजर आएगा। 26 जून की यहाँ पर जो मीटिंग रही है वहां पर फाइलिंग में कहा गया। यहाँ पर समझे तो कंपनी ने फिलहाल 2003 से अब तक की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स की बात कर लें तो 37 डिविडेंड यहाँ पर कंपनी अनाउंस कर चुकी है। इंक्लूड 5 रुपए शेयर दिया नवंबर में, जो कि 2023 में, 3 रुपए फिर फाइनल 2023 में ही, और जुलाई 12 में भी 2024 में यहाँ पर 7 रुपए का डिविडेंड दिया अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन की बात करें तो 37 डिविडेंड कम नहीं होते। वहीं पर अगर चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव विशेषज्ञ हार्दिक मटालिया की बात करें तो आईओसी इंडियन ऑयल फिलहाल 146 के करीब कारोबार कर रहे हैं। निचले स्तरों से उछाल देखा गया है, समेकन का चरण आया है, हालिया तेजी के बाद एक स्वस्थ ठहराव का संकेत भी देता है। दैनिक चार्ट पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो आमतौर पर एक तेजी से उलट गठन होता है और इस पैटर्न की नेकलाइन के ऊपर स्थायी ब्रेकआउट 150 के स्तर के पास और एक नई तेजी की शुरुआत का संकेत दे सकता है। यानी कि अगर स्टॉक 150 रुपए का ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर सस्टेन रह लेता है तो यहां से एक नई तेजी हो सकती है, ऐसा हार्दिक मटालिया जी का कहना है। आरएसआई भी यहां पर बात करें तो तेजी का समर्थन करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है और इंडियन ऑयल की प्रमुख एवरेज से भी ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है और ये चल रहे रुझान में अनहित ताकत को दर्शाता है, निरंतर तेजी की संभावना को भी मजबूत करता है। तो 150 रुपए का एक पक्का ब्रेकआउट 165-70 तक के लेवल दिखा सकता है या फिर उस लेवल तक के रास्ते खोल सकता है, जिसमें 145 के पास सपोर्ट जोन बनता नजर आ रहा है। और व्यापारियों को समय से पहले प्रवेश से बचने के लिए नए पदों में प्रवेश करने के पहले वॉल्यूम की ताकत का इंतजार करना चाहिए। मौजूदा स्तरों पर स्टॉक को जमा करने का विचार है और गिरावट पर अधिक जोड़ने पर विचार कर सकते हैं। नीचे की ओर 135 का स्तर महत्वपूर्ण समर्थन क्षेत्र बना हुआ है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर है तब तक एक पॉजिटिव और तेजी बनी रहे। अब ऐसा यहां पर देखिए, इनका कहना है ऐसा होगा या नहीं वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा, पर ऐसा इनका एनालिसिस था, व्यू था, जो हमने आपके साथ शेयर किया। इंडियन ऑयल से भारत पेट्रोलियम तक तेल विपणन कंपनियों की जो Q1 की मजबूती है, क्या Q1 में उनको मजबूती क्यों मिल सकती है, क्या वो रीजंस हैं, Q1 के रिजल्ट्स क्यों अच्छे आ सकते हैं, तो शॉर्ट में समझेंगे बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट। भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL सो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार है, जो बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन, उच्च ईंधन विपणन प्रसार और स्थिर कच्चे तेल की कीमतें और LPG घाटे में कमी के कारण। सो यहाँ पर एक पॉइंट दिया जा रहा है कि उनके पक्ष में अब तक क्या काम कर रहा है। पिछले रिजल्ट से अब तक बात करें तो सिंगापुर सकल रिफाइनिंग मार्जिन, जो एशियाई रिफाइनरी के लिए एक बेंचमार्क है, 2026 की पहली तिमाही में औसतन $5.5 BBL रहा, जो Q4 में 3.1 BBL से अधिक है। और यह वित्त वर्ष 2024 की जो Q4 के उच्चतम स्तर को भी दर्शाता है और यह इनकम का एक प्रमुख चालक है। GRM में भी प्रत्येक $1 वृद्धि आमतौर पर तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को
14 से 16% तक बढ़ाती है और पेट्रोल और डीजल पर भी बढ़ते प्रसार से रिकवरी की सपोर्ट मिलती है। मेन पॉइंट पक्ष में क्या काम कर रहा है, रिफाइनिंग मार्जिन में उछाल आता नजर आ रहा है जो 14 से 16% तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इनकम को बढ़ाती है। सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि मार्केट के मार्जिन जो हैं वो मजबूत बने हुए हैं। मार्केटिंग मार्जिन यानी कि ईंधन विपणन मार्जिन मजबूत बना हुआ है। मार्जिन पिछली तिमाही में 6.30 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पहली तिमाही में 9.3 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दैट मीन जो Q4 के रिजल्ट पहले रहे उसमें जो मार्जिन था वो 6.3 था, अब जो है फिलहाल 9.3 चलता नजर आ रहा है। और ईंधन मार्जिन पर भी 0.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि से कंपनी के आधार पर ईबिटा में भी 7 से 11% की वृद्धि होती है। ईंधन मूल्य निर्धारण में और स्थिरता और मजबूत मांग ने कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से संभावित दबाव को कम करने की मदद की। तो ये तो दूसरा पॉइंट है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कच्चे तेल की कीमत की स्थिरता और इन्वेंट्री घाटे को सीमित कर डाला। मार्च में जो क्वार्टर तिमाही के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो $70 प्रति बैरल से गिरकर जून में $67 प्रति बैरल हो गई, जो कि हमने देखा मौजूदा कीमतें $75 के करीब हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2025 के औसत $81 प्रति बैरल से नीचे है। ICICI सिक्योरिटीज के प्रोबल सैन के अनुसार इस कच्चे तेल का जो प्रबंधीय हो जाता है और इन्वेंट्री का नुकसान न्यूनतम हो जाता है, यहां तक कि $1 प्रति बैरल की वृद्धि भी खुदरा मार्जिन पर भी 0.52 रुपए का लीटर का असर डालती है, फिर भी वे ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं। मेन पॉइंट समझे तो कच्चे तेल की कीमतों की बात कही जा रही है जो कि लगभग Q4 के रिजल्ट्स के बाद काफी समय तक 70 से और 75 से नीचे रहे। ऑल ओवर इस अपडेट में $81 के बैरल के नीचे ही देखने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइस मिल रहे हैं। और जो एनालिसिस का कहना है तो उनका भी यही कहना है कि ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बने रहते हैं क्योंकि 0.53 प्रति लीटर का असर डालती हैं खुदरा मार्जिन पर। यहाँ पर एक वृद्धि की बात कही गई है। और वहीं पर LPG अंडर रिकवरी भी कमी आई है। चौथी तिमाही में 247 रुपए प्रति सिलेंडर थी और इस तिमाही में घटकर 177 रुपए हो गई, जो वर्तमान में 151 रुपए से और कम है। यानी कि ऐसे घरेलू मूल्य में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी और अंतर्राष्ट्रीय LPG कीमतों में भी 12-13% की गिरावट के कारण हुआ। दैट मीन LPG घाटे में भी कमी से प्रॉफिटेबिलिटी में मदद मिली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यहाँ पर और इंडियन ऑयल के लिए स्पेशल काम करते नजर आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं। तो JM फाइनेंशियल ने सेल की रेटिंग दी है इंडियन ऑयल पर, टारगेट प्राइस दिए हैं 130 के। दैट मीन फिलहाल स्टॉक 138 के करीब ट्रेड करता हमें नजर आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 140 के करीब, तो उसके अकॉर्डिंग 130 के टारगेट दिए हैं, यानी कि कुछ परसेंट यहाँ से नीचे। और काफ़ी सारे एनालिसिस द्वारा जो टारगेट्स दिए जाते हैं इंडियन ऑयल पर वो करीब करीब फिलहाल पिछले एक महीने में या 15 दिन में जो दिए गए हैं, करीब करीब स्टॉप लॉस भी सभी ने 132 के करीब ही बताया है। ये लेवल मेरे को लगता है काफ़ी अहम है, जो बार बार सामने आता नज़र आता है। तो हो सकता है स्टॉक एक बार इन लेवल्स के करीब आकर के इन लेवल्स को रीटेस्ट करे। अगर मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे रहते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज फिर अगर ये लेवल्स ब्रेकडाउन होते हैं और इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है 2 दिन, तो दैट मीन कहीं ना कहीं गिरावट का संकेत हो सकता है। ऐसा मेरा निजी विचार है। होगा या नहीं वो बाद की बात है, वो एक अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है, LIC ने काफ़ी अच्छा स्टेक स्टॉक में बनाया हुआ है, प्लस ऑयल का और ONGC का भी स्टेक स्टॉक में बहुत अच्छा बना हुआ है। DI FI ने भी होल्डिंग बना रखी है और रिटेल और अदर्स भी यहाँ पर इंडियन ऑयल पर फोकस्ड है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स DI FI क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जो हैं LIC तक ONGC तक यहाँ पर जो है स्टेक बना करके बैठे हुए हैं। और फिर कंपनी ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस करती नजर आ रही है। ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर पा रही है। NTPC ग्रीन के साथ भी 650 मेगावाट का क्लोक रिन्यूएबल पावर का एक JV होता नजर आया। और तो और ग्रीन सब्सटायरी टेरा क्लीन लिमिटेड के साथ भी 5.3 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इंस्टॉल करने की बात कही जा रही है। इसी के अलावा समझे तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर भी कंपनी का बड़ा फोकस है, क्योंकि 10,000 बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस के लिए सन मोबिलिटी के साथ कंपनी की पार्टनरशिप हो रखी है। और तो और
कंपनी बायोफ्यूल्स में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। SAF कैपेसिटी 86.8 TMTP की बात कही जा रही है। कमीशनिंग करती LanzaJet कंपनी के साथ कोलैब हुआ था, पीछे हमने शेयर भी किया था। और तो और फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बनता बसेस में इंडिया की नज़र भारत की आ रहा है, जो कि कंपनी द्वारा बनाया गया है। सो इस तरह से कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस ग्रीन एनर्जी पर भी कर रही है। और नो डाउट कंपनी ने 4 से लेके 8 कोलैब देख पा रहे हैं आप, नए जो कोलैब कंपनी के रहे हैं, जो हाल फिलहाल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे ग्रीन एनर्जी के लिए अच्छे कोलैब किए हुए हैं, जो कि फिलहाल अभी कंटिन्यूसली लगभग चलते नज़र आ रहे हैं। सो एक अच्छा सिनेरियो जो है फिलहाल बना हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियां घरेलू उपयोग के लिए $600 मिलियन मूल्य के टैंकर मंगवा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इस वर्ष के अंत में मध्यम दूरी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रहे हैं। सारा जो अपडेट है वो इंडियन ऑयल का ही रहेगा, लेकिन इसमें यही अपडेट जो है वो HPCL और BPCL के लिए। वहीं पर साथ में भारत की जो सरकारी रिफाइनरियां हैं देश भर में ईंधन के परिवहन के लिए 10 घरेलू निर्मित जहाजों का ऑर्डर देने की योजना बना रही है, क्योंकि सरकार जहाज निर्माण उद्योग के विस्तार की अपनी महत्वाकांक्षा को आगे भी बढ़ा रही। मामले से परिचित लोगों के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL इस साल के अंत में मध्यम श्रेणी के टैंकरों के लिए संयुक्त रूप से निविदा जारी करने की योजना बना रही है, जिन्होंने पहचान न बताने का अनुरोध किया क्योंकि जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा है कि $600 मिलियन तक का प्रस्ताव हो सकता है और 2028 तक डिलीवरी शुरू करने की आवश्यकता होगी। तो बड़ी अपडेट्स हमें आती नजर आ रही हैं। PSU तेल गैस शेयरों पर काफी अच्छा सिनेरियो जो है देखने के लिए मिला। और वहीं पर अगर समझें तो दक्षिण एशिया राष्ट्र अपनी घरेलू निर्माण क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में जहाजों को ऊर्जा, व्यापार, रक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक संसाधनों के रूप में देखा जा रहा है। और भारत के पास भी वर्तमान में कम से कम 40 यार्ड हैं और केवल 4 यार्ड ही ऐसे हैं जो मध्यम दूरी के टैंकरों से बड़े जहाज बनाने की क्षमता रखते हैं। और तो और BPCL, HPCL ने टिप्पणी मांगने पर ईमेल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मध्यम श्रेणी के टैंकर यानी कि 50,000 से 60,000 डेडवेट टन की रेंज में होंगे और टेंडर में प्रत्येक जहाज की कीमत $55 से $60 मिलियन हो सकती है। और लोगों ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पास 6 जहाज होने की उम्मीद है, जबकि BPCL, HPCL के पास 2-2 जहाज होंगे। दैट मीन कंपनियों ने ऑलरेडी यहाँ पर एक बड़ा सिनेरियो जो है दिखा ही दिया है कि काफी अच्छी 2 अपडेट्स हैं और जिसकी वजह से इंडियन ऑयल में आज हमें एक अच्छी रैली भी आती नजर आई है। इसके अलावा भी कुछ एनालिसिस हैं। IDBI कैपिटल के ब्रिजेश, LMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और रैली बिगेर ब्रोकिंग के जीत मिश्रा NDT प्रॉफिट के साथ जो कि है अपने विचार साझा करते नजर आए हैं। इंडियन ऑयल की बात कर ले तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पर कुछ बढ़ते नजर आए और सौरभ जैन सजेशन दे रहे हैं इंडियन ऑयल पर कि गुड, अच्छा है स्टॉक, होल्ड करिए फॉर शॉर्ट टर्म गेन। और वैल्यूएशंस भी स्टॉक की यहाँ पर लो है, जो कि मैं रेगुलर आपके साथ डिस्कस करता ही हूँ अकॉर्डिंग टू PE रेशो कि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक फिलहाल महंगा नहीं देखने के लिए मिल रहा, और वही चीज इनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर इंडियन ऑयल दिसंबर तक अपनी पानीपत गुजरात रिफाइनरी का जो विस्तार है वो पूरा कर लेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने मंडे को कहा कि तेल विपणन कंपनियां वित्त वर्ष 26 में लगभग $4 बिलियन का पूंजीगत व्यय करने की योजना बना रही हैं। बहुत बड़ी अमाउंट की बात जो है यहाँ पर करी जा रही है। जो वित्त वर्ष 25 में जो पूंजीगत व्यय था, जो निवेश था या पूंजीगत जब व्यय था वो $3.71 बिलियन या कहें कि 31,000 करोड़ से अधिक है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निवेशकों के समक्ष जो प्रस्तुतिकरण IOCL ने यह भी कहा है कि उसका लक्ष्य दिसंबर 2 प्रमुख रिफाइनरियां हैं उसको विस्तार परियोजनाओं को चालू करना है, जिसमें पानीपत रिफाइनरी में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष क्षमता विस्तार और संबंध परियोजनाएं शामिल है। तो कहने का मीन एक नई चीज जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जहां पर विस्तार किया जा रहा है क्षमता का। और हरियाणा के पानीपत में भी जो रिफाइनरी है जिसको 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसे इसकी 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता बढ़ाकर 25 MTPA हो जाएगी। और अगर कुल स्वीकृत की लागत की बात करें तो $4.5 बिलियन। पानीपत में भी परियोजना का लगभग 84% तो पूरा हो चुका है, जो ओडिशा के पारादीप के साथ साथ IOCL की सबसे बड़ी परियोजना है। सो पारादीप रिफाइनरी में भी पैराजाइलिन यानी कि PXA और शुद्ध टेरिफेटिक एसिड यानी कि PTA संयंत्र भी स्थापित करने की चल रही परियोजना अप्रैल 2026 तक पूरी होने वाली है, जिसकी कुल लागत $1.63 बिलियन है और लगभग 89% काम पूरा हो चुका है।
दैट मीन कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूसली इन चीज़ों पर की जा रही है और ये जो प्रोजेक्ट हैं शुरू होने का भी समय बताया जा रहा है लगभग। मुद्रा बंदरगाह से पानीपत रिफाइनरी तक जो कच्चे तेल को ले जाने वाली एक नई पाइपलाइन भी दिसंबर तक पूरी होने वाली है और गुजरात के वडोदरा में भी रिफाइनरी में IOCL की पेट्रोकेमिकल और ल्यूब एकीकरण परियोजना भी दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 80% से अधिक पूर्ण हो चुकी इस परियोजना में क्षमता को जो वर्तमान है वो 13.7 MTPA से बढ़ाकर 18 MTPA करने की परिकल्पना की गई है, जिसकी कुल लागत $2.23 बिलियन है। दैट मीन एक कुल मिला करके अगर सारे को जोड़े तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे सामने आ रही है, जो यहाँ पर धीरे धीरे की जा रही है। और तो और यहाँ पर समझें तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ाती है तो उसका मतलब काफी अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए जब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाती है तो उससे कंपनी का काम ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने के साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू में और प्रॉफिट में दोनों में ही फर्क देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत मैटर करते हैं और फिर पेट्रोल डीजल के दाम भी मैटर करते हैं। इसके अलावा देखें तो IOCL ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 26 के पूंजीगत व्यय का लगभग 50% तो रिफाइनरी उन्नयन परियोजनाओं के लिए निर्धारित है, जैसे कि विपणन, पेट्रोकेमिकल, पाइपलाइन का स्थान है। जो बाकी राशि बचेगी उसको उद्यमों और गैस में इक्विटी निवेश के लिए जाएगी। केयर एज की भी रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 25 के पहले जो 9 महीनों में कंपनी ने 28,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया, जबकि वित्त वर्ष 2025 के लिए 35,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय अनुमानित है। सो अगले 2 से 3 वर्षों में इसमें किस स्तर पर प्रति वर्ष 30-35 हजार करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय होने की उम्मीद है। केयर एज की रिपोर्ट में ऐसा कहना है। सो काफी अच्छी अपडेट इंडियन ऑयल में हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर जल्दी से काम कंप्लीट होता है, जो भी डेट्स दी हुई हैं उस पर काम शुरू होता है, तो आगे चल के इंडियन ऑयल पर एक अच्छा सिनेरियो बनता नजर आ सकता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, देश की स्थितियां बहुत मैटर करती हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत डिपेंड करते हैं, मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, सारी ही चीजें जो है देख के ही चलनी पड़ती हैं। तो IBA के साथ एक बड़ी कोलैबोरेशन होती नजर आई इंडियन ऑयल की, जहां पर डेवलप किया जाएगा बायो एनर्जी, बायो हाइड्रोजन सेक्टर। तो भारतीय बायोगैस एसोसिएशन ने रविवार को कहा कि उसने जैव ऊर्जा और जैव हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये बयान में कहा गया है कि सहयोग का उद्देश्य दोनों संगठनों के बीच तालमेल के आधार पर जैव ऊर्जा क्षेत्र का विकास और विस्तार करना है। सहयोग में IOCL और IBA दोनों संस्थाएं आपसी पहल का सपोर्ट करती हैं और एक ज्ञान केंद्र भी बनाए जाएंगे और भारत में जैव ईंधन उद्योग को विस्तार को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिक बुनियादी ढांचे और कुशल कार्यबल जैसे संस्थान भी आवंटित करेंगे। मतलब कि फ्यूचर यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट्स देखने के लिए मिल सकती हैं। दोनों पक्ष ज्ञान केंद्र विकसित करने के लिए विधायकों, व्यापार अधिकारियों, उद्योग जगत के लोगों और थिंक टैंकों के साथ सक्रिय रूप से बात भी करेंगे। एक पॉइंट और समझे तो IBA जो है यहाँ पर पहले से ही कई मंत्रालयों के साथ मिलकर बायोगैस, बायो CNG, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को सपोर्ट देने वाले नियम बनाने के लिए काम कर रहा है। सो बायोगैस विकास को गति देने के लिए यह साझेदारी केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को सुगम भी बनाएगी और IOCL और IBA जैव ईंधन की विभिन्न श्रेणियों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन तैयार करने और प्रस्तावित करने के लिए काम भी करेंगे। सो IBA के अध्यक्ष गौरव केडिया ने यह चीजें बताई हैं। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़े कदम के रूप में इंडियन ऑयल ने अपनी पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में 10,000 टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद इकाई स्थापित करने के लिए हाइड्रोजन की स्तरीय लागत को अंतिम रूप दिया है और परियोजना इंडियन ऑयल के ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्रवेश का प्रतीक है और भारत में अब तक की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन पहल होगी और दिसंबर 2027 तक चालू होने के लिए तैयार। ग्रीन हाइड्रोजन रिफाइनरी परिचालन में जो जीवाश्म व्युत्पन्न हाइड्रोजन है उसकी जगह लेंगे और कार्बन उत्सर्जन में पर्याप्त कमी आती नजर आएगी और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अब चालू हो गया है और बहुत अच्छी बोलियां भी मिल रही हैं और निविदाएं और मूल्यांकन किया जा रहा है और 1-2 महीने के भीतर काम में सक्षम होंगे और 2 साल के भीतर पानीपत हरियाणा में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाली ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट चालू हो जाएगा। सो भारत का उद्देश्य है हरित ऊर्जा मिशन को बढ़ावा देना और एक टिकाऊ कार्बन तटस्थ भविष्य में योगदान देना और ऐतिहासिक परियोजना के साथ इंडियन ऑयल देश की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में अपने नेतृत्व को और मजबूत करेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट हमें
देखने के लिए मिल रही है, जहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तक इन्वेस्टमेंट का कोई भी यहां पर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन पहले एक अपडेट आया था, मैंने तब यहां पर किया था, एक 2400 करोड़ वाला था, एक 1200 करोड़ वाला था। इसके अलावा CLSA की बात कर लें तो IOC के शेयर का जो टारगेट है वो 135 रुपए कर दिया है, मूल्य को बढ़ा दिया। CLSA ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर अपना लक्ष्य मूल्य 120 से बढ़ाकर 135 कर दिया है, जबकि होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, क्योंकि जो कि औसत से 25% या जितना होना चाहिए उससे 25% कम है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर 205 का मॉर्गन स्टैनली ने एक टारगेट दिया है, दर्शाता है। और यह तेल रिफाइनरी पर सरकारी तेल रिफाइनरी के लिए बाजार में सबसे अधिक मूल्य लक्ष्य भी है। और इंडियन ऑयल पर कवरेज करने वाले 34 विश्लेषकों में से 22 ने खरीदने की रेटिंग, बाइंग की रेटिंग दी है, 5 ने होल्ड के लिए और 7 ने बेचने के लिए रेटिंग करी। होप सो आपको ये सब। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वडोदरा स्थित गुजरात रिफाइनरी कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान 2 पेट्रोकेमिकल इकाइयों को चालू करके पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में विविधता लाने में मदद के लिए 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। बाकी वीडियो जो है हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर आप कोई भी डिसीजन ले, निवेश करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ। तो अब बात कर लेते हैं कुछ बोनस शेयर्स के बारे में। तो जुलाई में महीने में कई कंपनियों ने कॉर्पोरेट एक्शन का असर स्टॉक पर देखने को मिलता है और इन कंपनियों ने हाल ही के दिनों में स्टॉक में कई ऐलान किए हैं, जिसमें 4 कंपनियां बोनस का ऐलान भी शामिल है और चारों कंपनियों ने मई के महीने में ही बोनस देने का ऐलान किया और अब जुलाई के पहले 2 हफ्तों के अंदर इस बोनस डेट का एक्स डेट का ऐलान जो है आता नजर आएगा। पहले कंपनी की बात करें तो कंटेनर कॉर्पोरेशन के बोनस शेयर की एक्स डेट अगले हफ्ते है, यानी कि 4 जुलाई, और कंपनी ने 4 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान किया है और कैपेस इंडस्ट्रीज के भी 1 शेयर पर बोनस शेयर का ऐलान किया है। बोनस के लिए एक्स डेट 4 जुलाई है। मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के बोनस की एक्स डेट 8 जुलाई पड़ रही है और कंपनी 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर देती नजर आएगी। और बोनस देने वाली चौथी कंपनी है रोटो पंप्स, यानी कि कंपनी की एक्स डेट 11 जुलाई है और 1 शेयर पर 2 बोनस शेयर जारी करने जा रही है। वैसे तो बोनस शेयर वह होते हैं जिन्हें कंपनी अपने निवेशकों को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के ऑफर करती है और शेयर की फेस वैल्यू भी नहीं बदलती और निवेशकों के पास रखे शेयरों की संख्या बढ़ जाती है और कंपनी 1 पर 1 बोनस शेयर देती है तो निवेशकों के पास कुल 2 शेयर हो जाते हैं और भाव घटकर आधा हो जाता है। दरअसल कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का बाजार मूल्य स्थिर बना रहता है और शेयरों के बाजार भाव इसी अनुपात में घट जाते हैं। सो शेयरों के भाव नीचे आने से उम्मीद बनती है कि ज्यादा बड़ी संख्या में निवेशक इसमें ट्रेड करेंगे और इसमें कीमतों पर असर देखने को मिल सकता है। पर ध्यान रखें कि कॉर्पोरेट एक्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला नहीं लिया जा सकता। ऐसा कॉर्पोरेट एक्शन जैसे डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट आदि स्टॉक पर छोटी अवधि में या कम ज्यादा असर डाल सकते हैं और अच्छी कमाई के लिए कंपनी का अपना एक अलग प्रदर्शन, आगे के प्लान और स्टॉक के स्तर प्रमुख संकेत होते हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा उठाने में समझदारी है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह तो जरूरी है। अगर किसी भी शेयर में एंट्री करनी है तो देखिए स्टडी तो होनी ही चाहिए। वो फिर आप चाहे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के करें या फिर कोई आपकी अपने एक्सपीरियंस्ड हो। बाकी वीडियो हमने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ।